क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं चैप्टर में से। तो बेटा ये आपको मैं थोड़ी थोड़ी कॉस्ट यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आप लोग ओपन करते हो अपनी सीए की फर्म, है ना। अब फर्म बड़े लेवल पर चली गई है तो आपको अब सीए रखने की रिक्वायरमेंट आती है। कोई भी ऑल्टरनेटिव जो आप छोड़ देते हो उसकी कॉस्ट को बोलते हैं बच्चों क्या, उसकी कॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। तो हम कोई भी कॉस्ट पर यूनिट में निकाल रहे हैं। जो भी हमने कॉस्ट पढ़ी है, टोटल कॉस्ट पढ़ी, टोटल वेरिएबल पढ़ी, टोटल फिक्स पढ़ी, अगर हम उनको कैलकुलेट करना चाहते हैं पर यूनिट में तो दैट इज एवरेज। हाँ जी मेरे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा स्वागत है आप लोगों का जीएनजी 2.0 सीरीज में। मैं हूं सीएस अनिल और बेटा हम आज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का यूनिट नंबर 2। तो जानदार, शानदार और जबरदस्त, लेट्स गो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 9, डे 8 तक हम कंप्लीट कर चुके थे बेटा चैप्टर नंबर 3 के यूनिट 1 तक, ठीक है ना। तो बेटा यूनिट 2 हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है बढ़िया तरीके से। थ्योरी ऑफ कॉस्ट है हमारा चैप्टर। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी, हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा, रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा बढ़िया तरीके से लास्ट वीडियोस तक। अब हम बात कर रहे हैं बेटा थ्योरी ऑफ कॉस्ट की। कॉस्ट होता क्या? कॉस्ट मींस एक्सपेंस, किसी भी प्रोड्यूसर का एक्सपेंस है जो भी उसके बिजनेस में खर्चा लगता है, दैट इज कॉस्ट, सिंपल। तो बेटा उसी कॉस्ट के जो जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है ना, सारी तरह की कॉस्ट पढ़ेंगे बेटा अच्छे से। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं चैप्टर में से। तो बेटा ये आपको मैं थोड़ी थोड़ी कॉस्ट यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एक बार अपने मॉड्यूल से जरूर गो थ्रू करना है बेटा इस चैप्टर को, ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर कॉस्ट के मीनिंग दिए हुए हैं छोटे छोटे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कहीं से कुछ भी उठ के आ सकता है बच्चों। तो बहुत ध्यान से बहुत प्यार से समझते चलना है। लेट्स गो। तो देखो सबसे पहले कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, कौन कौन से तरह की कॉस्ट होती है। तो देखो बेटा एक होती है अकाउंटिंग कॉस्ट और एक होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से समझते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट जब हम वर्ड यूज करते हैं तो मींस वो वाली कॉस्ट जो आप अकाउंटिंग के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। देखो हम बाहर से फैक्टर्स हायर करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ फैक्टर्स हायर करते हैं, राइट, और उनको हम पैसे पे करते हैं। आपने लेबर रखा, रॉ मटेरियल लेके आए, ये सारे बाहर से आप चीजें लेके आ रहे हो अपने प्रोडक्शन के लिए, उनको आप पैसा पे कर रहे हो, सिंपल। दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मेरी वर्ड्स को ध्यान से समझना। क्या बता रहा हूं मैं कि अकाउंटिंग कॉस्ट में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, रिकॉर्डेड पेमेंट्स, मतलब एक्चुअल में पेमेंट हो रही है किस फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, मटेरियल की फॉर्म में। बात समझ आई? तो अकाउंटिंग कॉस्ट में कोई भी इमेजिनरी कॉस्ट नहीं है, समझ गए मेरी बात। अकाउंटिंग कॉस्ट ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि जहां पर हम कोई इमेजिनरी कॉस्ट को नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, जो एक्चुअल में पे हो रही है, एक्चुअल में आपके अकाउंट से डेबिट होती हुई दिख रही है अमाउंट, सॉरी, राइट। तो वो अमाउंट जो एक्चुअल में आप फैक्टर्स हायर कर रहे हो और उनको एक्चुअल में पे कर रहे हो, ठीक है बच्चों। फिर आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है कि जहां पर हम वो कॉस्ट जो एक्चुअल में पे हो रही है वो तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ एक और स्पेशल तरह की कॉस्ट ले रहे हैं जिसका नाम है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट है बेटा, इसके बारे में समझते हैं, हालांकि आगे दोबारा आएगा, पहले यहीं पर ही समझ लेते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? कल को मान लो आप लोग अपनी सीए फर्म ओपन करते हो, क्या बोला मैंने, आप लोग ओपन करते हो अपनी सीए की फर्म, है ना। अब फर्म बड़े लेवल पर चली गई है तो आपको अब सीए रखने की रिक्वायरमेंट आ गई है, और है ना, मतलब आप खुद तो सीए हो ही, याद रखो। और आप क्या कर रहे हो, अब आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपने क्या डिसाइड किया कि रादर देन मैं एक सीए रखूंगा, मैं उसको 1 लाख रुपीज सैलरी पे करूंगा, तो क्यों ना वो काम मैं ही कर दूं, क्योंकि आप खुद भी तो सीए हो। गेटिंग द पॉइंट, आप खुद भी तो सीए हो बेटा। तो आपने किसी और को हायर करने की बजाय वो काम खुद ही एग्जीक्यूट कर दिया। तो दैट मींस आपने अपना ही कोई रिसोर्स अपने बिजनेस में दे दिया और उसकी कॉस्ट को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्चुअल में नहीं लगी कोई कॉस्ट, लेकिन फॉर द कंपैरिजन पर्पस हम कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक्स की सेंस में कि वो कॉस्ट जो खुद के रिसोर्सेज हम बिजनेस में डालते हैं उसकी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। याद रहेगा। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर्स रिसोर्सेज, जैसे सैलरी फॉरगॉन, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, सैलरी वाला एग्जांपल मैंने दिया है ना, आपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, ये सारे क्या है बेटे, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज की कॉस्ट जो आप अपने बिजनेस में डालते हो। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो फैक्ट्री आपने रेंट पे ली है, मैंने फैक्ट्री खरीदी है, समझ गए, तो आपकी फैक्ट्री का रेंट जाता है 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज इज द रेंट ऑफ योर फैक्ट्री। मेरे लिए ये 50,000 रुपए इंप्लिसिट कॉस्ट है, मेरी तो फैक्ट्री खुद की है, फिर कॉस्ट किस बात की। मैं इसको इस सेंस में कंप्यूट करूंगा कि अगर मैंने रेंट पे ली होती तो मुझे 50,000 रुपए रेंट देना पड़ता, विच इज सेव्ड नाउ। अब ये बच रहा है क्योंकि अब पे नहीं करना पड़ रहा।
सिंपल सी बात, ऐसी कॉस्ट जो आप अपने ही रिसोर्सेज बिजनेस में दे देते हो उसकी कॉस्ट को बोलते हैं बेटे इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट के कंसेप्ट में हम दोनों इंक्लूड करते हैं, अकाउंटिंग भी और इम्प्लिसिट भी, याद रहेगा। चलो याद क्या रखना है, इकोनॉमिक कॉस्ट हेल्प्स टू डिसाइड वेदर अ बिजनेस इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, दैट इज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक कॉस्ट और एबनॉर्मल प्रॉफिट। देखो जी, जब हम इकोनॉमिक्स की सेंस में बात करते हैं तो हम एक नॉर्मल प्रॉफिट टर्म यूज करते हैं, ये भी समझ लो, हम एक नॉर्मल प्रॉफिट की टर्म यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, विच इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉफिट, विच इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉफिट, इट इज एक्चुअली अ सर्वाइविंग पॉइंट, जहां पर हम बोलते हैं बेटा कि टोटल रेवेन्यू, मतलब सिंपल भाषा में अगर बात करूं आपसे तो रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट, ठीक है। लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक, रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू, और कॉस्ट के अंदर भी अगर हम बात करें तो कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट बेटा, एक तो हम अपनी लेते हैं मतलब इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों, ठीक है, एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट दोनों कॉस्ट लेते हैं, किसमें, कॉस्ट में। जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तो रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट वाली स्टेज लेते हैं, और उस कॉस्ट में हम एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट दोनों की दोनों कंसीडर करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। और एबनॉर्मल कब होगा, जब ये ज्यादा हो जाएगा तो एबनॉर्मल हो जाएगा, जब टोटल रेवेन्यू बिकम्स ग्रेटर देन एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट कॉस्ट ऑफ योर बिजनेस, तो हम कहेंगे कि यू आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। चलो लेट्स गो, आगे है आउटले कॉस्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखेंगे ध्यान से। आउटले कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आप कहोगे सर एक्सप्लिसिट भी यही था, हाँ बिल्कुल सही। आउटले मतलब वही जो एक्चुअल में एक्सपेंस लग रहा है, जो एक्सपेंस आपके बुक से रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप रिकॉर्ड्स में डाल रहे हो, दैट इज आउटले, सिंपल वही है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पता ही है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगर आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं तो आप कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो पकड़ोगे और कोई ना कोई तो छोड़ोगे, तो जिस ऑल्टरनेटिव को आप छोड़ते हो उसकी कॉस्ट को बोलते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई भी ऑल्टरनेटिव जो आप छोड़ देते हो उसकी कॉस्ट को बोलते हैं बच्चों क्या, उसकी कॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो ना, इंटरेस्ट लॉस्ट ऑन ओन कैपिटल, आपने अपनी कैपिटल उठा के बिजनेस में डाल दी, वही अगर आपने ना डाली होती तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता, लेकिन अब तो नहीं मिल रहा, राइट। तो जब भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं तो जिस भी ऑल्टरनेटिव को आप छोड़ते हो उसकी कॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिंपल। चलो देखो, चूजिंग टू स्टडी सीए और अपॉर्चुनिटी क्या है, सैलरी फॉर जॉब, जाओ जॉब कर लो भी जाके, सैलरी मिलेगी। और अभी तो आप सीए कर रहे हो तो वो सैलरी छोड़ रखी है आपने, तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यू, है ना, क्योंकि आपको करियर अपना बनाना है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, अपने आप को अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनाना है, एजुकेशन डिग्री बहुत सारी चीजें मैटर करती है, तो इसलिए आपने वो ना करके ये पाथ सिलेक्ट किया है, तो वो जो सैलरी आप अभी कमा सकते हो वो आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ गए, सीधा सा कंसेप्ट है। नाउ डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, यहां पर बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है बेटा। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है जो आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो प्रोडक्ट से। देखो, ट्रेसेबल टू अ प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट, जैसे कि एक प्रोडक्ट बनाया आपने, उसको बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल लगा, एक रॉ मटेरियल है एक्स और प्रोडक्ट बनाया आपने ए, ठीक है। ये रॉ मटेरियल एक्स जो है बेटा, ये डायरेक्टली यूज हो रहा है प्रोडक्ट ए बनाने के लिए, तो डायरेक्टली ट्रेसेबल है, सीधा बताया जा सकता है कि एक्स रॉ मटेरियल प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए लगा है। समझ गए मेरी बात। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वो प्रोडक्ट ए के लिए कितना लगा होगा, बता सकते हो, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो पूरे डिपार्टमेंट में यूज हो रही है, उसको स्पेसिफिकली प्रोडक्ट ए से कैसे रिलेट करें, नहीं कर पाओगे ना। तो द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेबल और डायरेक्टली ट्रेसेबल टू योर आउटपुट और योर प्रोडक्शन इज द डायरेक्ट कॉस्ट। द कॉस्ट विच इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल और रिलेटेबल टू योर प्रोडक्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ आई बात। देखो, इनडायरेक्ट क्या है, नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी या रेंट, फैक्ट्री के रेंट को आप अपनी प्रोडक्शन से डायरेक्टली ट्रेस कर लोगे कि कितना इसके लिए है, नहीं ना, क्योंकि वो तो पूरी फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री में तो और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो जिस कॉस्ट को आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट से रिलेट कर पाते हो वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाते वो होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। सिंपल बच्चों। नाउ इंक्रीमेंटल वर्सेस संक कॉस्ट, ध्यान से। इंक्रीमेंटल क्या है कि आपके पास ऑलरेडी एक कॉस्ट लगी हुई थी, कोई मशीन थी 5 लाख रुपए की, आपने एक और मशीन ले ली 2 लाख रुपए की, तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई ना 2 लाख से। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या समझ आया बेटा, एडिशनल कॉस्ट फ्रॉम अ डिसीजन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी। समझ गए, कोई डिसीजन लिया आपने बिजनेस में और आपने एडिशनल खर्चा कर दिया, सिंपल बात कि ऑलरेडी हो रखा था खर्चा, एक मशीन थी आपके पास, अब आपने एक नई मशीन डाल दी, तो आपकी कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो गया। पहले इतने की मशीन थी 5 लाख की, अब 2 लाख की और डाल दी, 7 लाख की हो गई, तो दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सिंपल। अच्छा, संक कॉस्ट क्या है बेटा, संक वो है, संक मींस डूबना,
जो कॉस्ट लग जाती है, डूब जाती है, खत्म हो जाती है, जिसको हम आने वाले फ्यूचर डिसीजंस में इंक्लूड नहीं करते। जो कॉस्ट एक बार लग गई, डूब गई, खत्म हो गई, उसको हम आने वाले फ्यूचर डिसीजंस में इंक्लूड नहीं करते मेरे बच्चों। दैट इज संक कॉस्ट। क्या समझ आया? ऑलरेडी जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, जिसको हम रिकवर भी नहीं कर सकते, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, है ना, फ्यूचर डिसीजंस में इन कॉस्ट को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, कंप्लीटली इग्नोर। फ्यूचर डिसीजंस में कॉस्ट हमारे काम की नहीं होती, हम इग्नोर करते हैं इन कॉस्ट को। सिंपल है। चलो जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? अच्छा, हिस्टोरिकल और संक पढ़ने में सेम लग सकती है, पर मेन डिफरेंस बताऊंगा। हिस्टोरिकल मतलब जो पहले लगी थी, हिस्ट्री पहले लग चुकी है। संक का मतलब क्या है? जो फ्यूचर डिसीजंस में काम नहीं आती। पर हिस्टोरिकल कॉस्ट हो सकता है फ्यूचर डिसीजंस में काम आए, है ना। संक का एग्जांपल क्या हो सकता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टीजमेंट, हमने पढ़ा ऊपर। लेकिन हिस्टोरिकल क्या है? कोई आपने मशीन खरीदी तो आप उसको एक दिखाओगे ना अपने एसेट की फॉर्म में, कितने की मशीन आपके पास, वैल्यूएबल चीज है जिसको आप रीसेल भी कर सकते हो, उससे भी आपको कॉस्ट जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट। तो यानी कि हिस्टोरिकल मतलब जो पहले लगी थी कॉस्ट, पर फ्यूचर डिसीजंस के लिए भी उसको कंसिडर करा जा सकता है। संक कॉस्ट को कंसिडर नहीं करा जा सकता, ठीक है ना। तो बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? ओरिजिनल परचेस प्राइस, जैसे मैंने एग्जांपल लिया मशीन का। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? ध्यान से सुनेंगे। जब आप कोई एसेट को रिप्लेस करते हो तो बहुत सारी हिडन कॉस्ट भी होती है कि नहीं। आपने कोई एसेट रिप्लेस करना है अगर, तो सिर्फ ये नहीं है कि बस जो जितने की आप खरीद के लाओगे वही होगी, नहीं। जब आप मशीन्स को, एसेट्स को रिप्लेस करते हो तो देयर आर सम एडिशनल कॉस्ट ऑल्सो। मान लो कि आपने एक मशीन रिप्लेस करी है, तो आपको एक सुपरवाइजर अपॉइंट करना पड़ रहा है उसके लिए, एक स्पेशल इंजीनियर बुलाना पड़ रहा है उसकी देखरेख के लिए, या फिर उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ गई है, तो ये सब रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही तो है, जो मशीन के रिप्लेस होने की वजह से बढ़ी है ना। अब जो नई मशीन आप लाए उसको हर 2 महीने में सर्विस की जरूरत पड़ती है, कॉस्ट और ऐड होगी। तो जो भी खर्चे आपके न्यू बिजनेस में न्यू रिप्लेसमेंट की वजह से हो रहे हैं, वो सब रिप्लेसमेंट कॉस्ट का पार्ट है बेटा। जो भी खर्चे असेट्स की रिप्लेसमेंट की वजह से होते हैं, दैट आर ऑल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बात समझ आ गई? तो करंट कॉस्ट टू रिप्लेस एन असेट अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। किससे अफेक्ट होता है बच्चों? इन्फ्लेशन से। सिंपल है। प्राइवेट वर्सेस सोशल कॉस्ट देखेंगे ध्यान से। जब हम प्राइवेट कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट बोर्न बाय दी फर्म, यानी बिजनेस के अंदर अंदर लगने वाली कॉस्ट, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, बिजनेस के अंदर आप एम्प्लॉय को जो भी खर्चा, जो भी सैलरी दे रहे हो, है ना, जो आप लेबर वेजेस पे कर रहे हो, जो आप इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पे कर रहे हो, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ला रहे हो, बिजनेस के अंदर का खर्चा। सोशल कॉस्ट क्या है? वैसे तो सिर्फ अगर मैं जनरल बात करूं तो वो है सोसाइटी को जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है आपके बिजनेस की वजह से। सोशल कॉस्ट मींस जो भी सोसाइटी को कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है बेटे आपकी बिजनेस की वजह से, दैट इज सोशल कॉस्ट। बट जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, एग्जाम में याद रखने वाली बात है, वो क्या है? हम इसमें प्राइवेट कॉस्ट भी लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉस्ट भी एक्सटर्नल कॉस्ट का, प्राइवेट कॉस्ट भी सोशल कॉस्ट का पार्ट माना जा सकता है। तो प्राइवेट कॉस्ट क्या है? जो आपके बिजनेस में लग रही है वो, और एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? जैसे पॉल्यूशन कॉस्ट टू द सोसाइटी, आपकी वजह से सोसाइटी को जो भी कॉस्ट बियर करना पड़ रही है वो क्या है? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल को और प्राइवेट कॉस्ट को अगर मिला दिया जाए तो बनता है सोशल कॉस्ट। फॉर्मूला पूछा जाएगा एग्जाम में, कंफ्यूज मत होना कि सोशल से तो ऐसा लग रहा है कि बाहर की कॉस्ट, सिर्फ नहीं। सोशल कॉस्ट मींस प्राइवेट, क्योंकि देखो आप लेबर्स भी तो आपने बाहर से हायर करे, रॉ मटेरियल के लिए भी तो आप बाहर ही पे कर रहे हो पैसा, तो वो वैसे तो बिजनेस के अंदर की कॉस्ट है, पर सोसाइटी में तो जा ही रहा है अमाउंट। गेटिंग द पॉइंट? तो है तो आपकी जेब से ही और जा रहा है, बस ये खर्चा हुआ है जो आपकी जेब से नहीं जा रहा, पर कॉस्ट तो है, सोसाइटी को बेयर करनी पड़ रही है, राइट। इसलिए जब हम सोशल कॉस्ट लेते हैं बेटा, तो प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट दोनों को लेते हैं। ये बात याद रखनी है एग्जाम में, ठीक है ना। नाउ फिक्स प्लस वेरिएबल, अरे ये तो बच्चू टॉपिक है, इसको क्या बताने की जरूरत है, चलो बता देता हूं। फिक्स कॉस्ट मतलब जो फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं होती। मेन बात प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, पर प्रोडक्शन से रिलेशन में बात कर रहे हैं कि अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हो, जैसे मान लो अभी आप 10,000 यूनिट्स बना रहे हो और मैंने कहा 20,000 यूनिट बनाओ, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या फैक्ट्री का रेंट चेंज हो जाएगा? फैक्ट्री के रेंट से मतलब है इस बात को लेके कि आप प्रोडक्शन कितनी कर रहे हो, तो यानी वो फिक्स है। तो समझ आई बात? एक्चुअल में फिक्स का मतलब क्या हुआ? जो आपके प्रोडक्शन से इफेक्ट ना हो, प्रोडक्शन में चेंज होने की वजह से वो कॉस्ट वही रहे, चेंज ना हो, दैट इज फिक्स। लेकिन प्रोडक्शन चेंज हो और वो कॉस्ट भी चेंज हो जाए, दैट इज वेरिएबल। which is directly affected by your production is variable, which is not affected by your production is fixed। बात समझ आई क्या बोला? फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द आउटपुट, जैसे कि रेंट और सैलरीज। वेरिएबल क्या है? चेंजेस विद द आउटपुट, जैसे रॉ मटेरियल और वेजेस फॉर द कैजुअल लेबर। सिंपल। फिक्स और वेरिएबल तो पता लगा लोगे यार, बेइज्जती मत कराना मेरी। चलो नाउ कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं अगर, है ना। एक मिनट रुकेंगे जरा, एक सेकंड मेरे बच्चों, एक छोटी सी चीज बता दूं मैं आपको जरा।
एक ना एक कॉस्ट मैं आपको बताता हूं, एक होती है बेटा स्टेयर स्टेप कॉस्ट, भी सुन लेते हैं। एक सेमी वेरिएबल भी समझ लेते हैं। सेमी वेरिएबल तो बात समझ आती है नाम से कि भाई जिसके अंदर कुछ पार्ट फिक्स होगा और कुछ पार्ट वेरिएबल होगा। सेमी वेरिएबल तो इजीली समझ आता है नाम से कि सर जिसके अंदर क्या होगा कि कुछ पार्ट तक तो फिक्स होगा फिर वेरिएबल होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में मान लो कि 200 यूनिट्स तक कोई पैसा नहीं लगेगा, फिक्स है, ये मतलब फिक्स अमाउंट आएगा 50 रुपीज, और उसके ऊपर अगर आपने यूज करा तो अकॉर्डिंग टू यूजेज होगा, तो दैट इज सेमी वेरिएबल। ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस समझ लो, स्टेयर स्टेप में और सेमी वेरिएबल में। सेमी वेरिएबल क्या है कि कुछ पार्ट तक तो ये फिक्स रहता है, फिर चेंज होना शुरू होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। समझिए मेरी बात, तो दैट इज सेमी वेरिएबल। स्टेयर स्टेप क्या है, ध्यान से, स्टेयर स्टेप क्या है, इसमें अलग अलग फेजेस आते हैं कि पहले ये फिक्स चलेगी, फिर प्रोडक्शन के साथ वेरी कर जाएगी, फिर फिक्स चलेगी कुछ समय तक, फिर वेरिएबल हो जाएगी, फिर फिक्स, फिर वेरिएबल, तो ये स्टेयर्स बन जाते हैं। तो दैट इज स्टेयर स्टेप कॉस्ट कि प्रोडक्शन के हिसाब से कभी ये वेरिएबल हो जाती है, कभी फिक्स हो जाती है, फिर वेरिएबल हो जाती है, फिर फिक्स हो जाती है। समझ गए, बड़ी दोगली कॉस्ट है, कुछ भी होता रहता है इसके अंदर। तो दैट इज स्टेयर स्टेप कॉस्ट। ये अचानक से एकदम से प्रोडक्शन के साथ बढ़ जाएगी, फिर फिक्स हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर फिक्स हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर फिक्स हो जाएगी। बात समझ आई बेटा? दैट इज स्टेयर स्टेप। नाउ कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं। मैंने आपको शुरू से एक बात बताई है कि कोई भी जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो दैट मींस हम एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। कई बार बता चुका हूं बेटा पहले वाले चैप्टर्स में भी, है ना। तो देखो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? किसी भी प्रोडक्शन में जब आप फैक्ट्री में जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट किन किन चीजों से इफेक्ट होगी? आउटपुट कितना बना रहे हो, फैक्टर के प्राइसेस कितने हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह की यूज कर रहे हो। टेक्नोलॉजी आप लेटेस्ट अपडेटेड यूज करोगे तो कॉस्टली होगी, है कि नहीं। और आउटपुट आप कितना बनाओगे, ज्यादा आउटपुट बनाओगे ज्यादा कॉस्ट लगेगी, कम बनाओगे कम कॉस्ट लगेगी। फैक्टर प्राइस क्या है? जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स पे लगने वाले प्राइसेस हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो प्राइसेस पे होते हैं दैट आर फैक्टर प्राइसेस, राइट। तो फैक्टर प्राइसेस जितने हो ज्यादा होंगे उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी, फैक्टर प्राइसेस कम होंगे तो कॉस्ट कम होगी। ठीक है, चलो। तो देखो मेरे बच्चों, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन जहां पर कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, मैंने आपसे प्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस करी थी ये बात, याद है कि शॉर्ट रन में कम ड्यूरेशन में सारे फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते। जैसे आपने बिजनेस स्टार्टिंग में शुरू किया, अभी आपने एक मशीन ली, बिल्डिंग ली, प्लांटर मशीनरी इंस्टॉल करी, तो क्या अगले साल फिल कर दोगे सारा कुछ? नहीं ना। एक एवरेज बिहेवियर, एक रैशनल बिहेवियर तो यही होगा ना प्रोड्यूसर का कि अब कुछ समय तक ये वाली कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी, कुछ समय तक, उसके बाद चेंज हो सकती है। मतलब जब बिजनेस एक्सपैंड करेगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जो 5 साल 10 साल होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद ये कॉस्ट अब चेंज होंगी, यानी नई मशीन आएगी, नई बिल्डिंग आएगी, नई प्लांटर मशीनरी इंस्टॉल होगी, ये सब होगा, राइट। तो सिचुएशन इज कि शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे वेरिएबल। लॉन्ग रन में क्योंकि ये जो बिल्डिंग और ये सब चीजें मैंने एग्जांपल ली, ये भी चेंज हो सकते हैं। लॉन्ग रन में तो सब चेंज हो जाएगा। रॉ मटेरियल, लेबर जो रेगुलरली चेंज हो रहा है वो तो हो गई, वो तो वैसे भी हो रहा है। हम बात कर रहे हैं कि भैया सारे ही चेंज हो जाएंगे, जो शॉर्ट रन में फिक्स थे वो भी चेंज हो जाएंगे लॉन्ग रन में। समझ गए? तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन देख लो एक बार फिर से। शॉर्ट रन क्या है? एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स, जहां पर लॉन्ग रन क्या है? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। अभी बताया मैंने आपको। फिक्स फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? बिल्डिंग मशीनरी कैनॉट चेंज क्विकली। हम यही मानते हैं, कोई भी प्रोड्यूसर जनरली चेंज नहीं कर सकता जल्दी से, थोड़े टाइम बाद ही करेगा। जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेगा ना, फिर एक्सपेंड करेगा बाद में। वेरिएबल में क्या होगा बेटा? लेबर, रॉ मटेरियल कैन चेंज क्विकली। भाई जैसे जैसे प्रोडक्शन वेरी करती है, ये वाली कॉस्ट वेरी करती है साथ साथ, तो ये वेरिएबल वाले होंगे। सिंपल है। चलो नाउ शॉर्ट रन कॉस्ट कंसेप्ट देखते हैं जरा जल्दी से। जो जो बातें हमने पढ़ी उनके ग्राफ देख रहे हैं। फिक्स कॉस्ट बताने की जरूरत है आपको? अभी तो बताया, देख लो फिर भी। टोटल फिक्स कॉस्ट इज डज नॉट चेंज विद द आउटपुट, रेंट और सैलरी। भैया आउटपुट जितना मर्जी हो जाए, ये इतनी ही रहेगी, कसम खा रखी है इसने, चेंज नहीं होगी। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट का फंक्शन होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट का, स्ट्रेट लाइन, कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल। टोटल वेरिएबल क्या होती है? चेंजेस विद द आउटपुट, है ना। टोटल कॉस्ट क्या हो गई बेटा? सिंपल बात, अगर आप फिक्स और वेरिएबल को कर दो प्लस तो क्या आ जाता है? टोटल कॉस्ट, है ना। टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर प्लस कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाता है। सिंपल है। चलो बेहतरीन बच्चे हैं भाई क्लास। ये देख लो वेरिएबल, अभी बताया, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी, तो अपर स्लोपिंग बनेगा, है ना। ये दोनों कर्व एक साथ आ गए। देखो ये टोटल फिक्स कॉस्ट था। अच्छा इनिशियल पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि पॉइंट सेम होगा, क्यों? क्योंकि जब आप जीरो आउटपुट बना रहे हो, क्या बोला बेटा? जब आप आउटपुट जीरो बना रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो ही होगी,
क्या रॉ मटेरियल लगाओ, क्या लेबर लगाओ, जो प्रोडक्शन ही नहीं हुई तो किस बात का लेबर, किस बात का मटेरियल। पर फैक्ट्री का रेंट तो जा रहा होगा, है ना भाई, फैक्ट्री का रेंट तो टकाटक जा रहा होगा, वो तो नहीं रुक रहा होगा। तो देखो इसलिए यहां से शुरू हो रहा है। तो जैसे मैंने अमाउंट ली है 12, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर अगर आप टोटल कॉस्ट निकालोगे तो इसी के इक्वल तो आएगी। क्यों? क्योंकि आप लिखोगे टीवीसी प्लस टीएफसी, दैट इज 0 प्लस 12, आंसर क्या आएगा? 12। यही है ना, 12 ही आएगा ना। तो क्या समझ आई बात कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीसी और टीएफसी सेम हो जाते हैं। सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। छोड़ो ना दिल हमारा, है ना। चलो ना, वो तो थे टोटल कॉस्ट वाले कंसेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं बेटा एवरेज वाले कंसेप्ट की बात। एवरेज क्या है मेरे बच्चों? जब भी हम कोई भी कॉस्ट पर यूनिट में निकाल रहे हैं, जो भी हमने कॉस्ट पढ़ी, अभी टोटल कॉस्ट पढ़ी, टोटल वेरिएबल पढ़ी, टोटल फिक्स पढ़ी, अगर हम उनको कैलकुलेट करना चाहते हैं पर यूनिट में तो दैट इज एवरेज। समझेंगे क्या बोला मैंने? देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, मतलब जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स पे आपने कैलकुलेट करिए टोटल फिक्स कॉस्ट, उससे डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूं कि जब मैंने 10 यूनिट बनाए तो उस समय मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट थी 12, तो पर यूनिट की कितनी थी? तो डिवाइड कर दो, 1.2 आ जाएगी, है ना। एवरेज फिक्स क्या आ जाएगी बेटा? 1.2 डिवाइड करके। गेटिंग द पॉइंट? तो एवरेज का सिंपल मतलब होता है पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट। जो भी टोटल वाली कॉस्ट है, अगर आप उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। मेन बात अब देखते हैं ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको ग्राफ अलग से बता देता हूँ सारे, है ना। देखते हैं, लो जी। सॉरी बेटा। हाँ भाई, तो देखो एवरेज कॉस्ट होता ही है, दिस इज माय एवरेज कॉस्ट। क्या होता है बेटे? एवरेज कॉस्ट। इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो पर यूनिट की कॉस्ट कम लग रही होती है, मतलब जैसे जैसे आप आउटपुट्स बना रहे होते हो वैसे वैसे आपके पर यूनिट की कॉस्ट कम लग रही होती है। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, दिस इज दैट सर्टेन पॉइंट, ये एक अपने मिनिमम पे पहुंच जाती है पर यूनिट की कॉस्ट। उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है बेटा। उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे पर यूनिट की कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ये राइज करना शुरू कर देती है। ठीक। फिर देखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की दूरी स्टार्टिंग में तो ज्यादा होती है, फिर इनकी नजदीकियां धीरे धीरे कम होने लग जाती है। समझिए मेरी बात? इनकी जो दूरी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और नजदीकियां बढ़ जाती है। कैसे? देखो ऐसे, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये जाएगा पास जाएगा, पर ये मिलते नहीं है कभी भी। पास जरूर चला जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पर ये इससे मिल नहीं पाएगा कभी भी। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि इनके बीच में कोई है, वो है एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना भाई? कॉस्ट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं, कॉस्ट के कर्व्स की बात कर रहा हूं मैं। समझ गए ना कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में तो दूर रहेगा, फिर पास पास पहुंच जाएगा, लेकिन मिल नहीं पाएगा। इससे क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि इनके बीच में है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्या है इनके बीच में बेटे? एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो कि ऐसे फॉल हो रहा होता है और ऐसे कांस्टेंट जाता है। समझाऊंगा इसका मतलब कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो एवरेज, पहले ऐसे समझते हैं। ये बात समझ आ गई कि कोई भी टोटल का होगा तो उसको एवरेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। जैसे जनरली हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं इन सबको क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो सब एवरेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। टोटल बन जाएगा एवरेज कॉस्ट, ये बन जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये बन जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा एक छोटी सी बात, किसी किसी जगह पे ना बेटा, मेरे बच्चों, किसी किसी जगह पे एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट लिखते हैं। कंफ्यूज मत होना, हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा आ जाए एवरेज टोटल कॉस्ट, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो या सिर्फ एवरेज कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना। नाउ ये बात समझ आई? मैंने क्या कहा कि ये इसको मीट नहीं करेगा कभी भी। क्यों नहीं मीट करेगा? मीट करने का मतलब ये दोनों इक्वल। कौन दोनों इक्वल? एसी और एबीसी। ये दोनों इक्वल सिर्फ एक ही सरकमस्टांस में हो सकते हैं, जब एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाए। और एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती, ग्राफ में भी आप समझ सकते हो। फॉल तो करती है एवरेज फिक्स कॉस्ट, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाती है। समझते हैं जरा। जैसे मान लो ये हम आउटपुट ले रहे हैं 1 2 3 4, अभी लेता हूं। दिस इज माय टोटल फिक्स कॉस्ट। जैसे मान लो मैंने ले लिया 60। फिक्स कॉस्ट है तो सेम ही रहेगी, अभी पढ़ा ना हमने, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है टोटल। अब आप एवरेज निकालो, क्या होगा? 60 30 20 15 12 10, कम होती जा रही है। एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल हो रहा है, यही मैंने बनाया, फॉल हो रहा है यहाँ पर, राइट। लेकिन अब होगा क्या? आपकी प्रोडक्टिविटी मान लो 6 पे ही रुक गई। अब आपकी प्रोडक्टिविटी एक लेवल पर लगी और फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी सेम लग रही है। मतलब एक पॉइंट के बाद आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बंद कर देते हैं, कैपेसिटी रीच हो जाती है आपकी। तो आप 6 यूनिट बना रहे हो और 60 आपकी फिक्स कॉस्ट लग रही है, तो 10 10 10 लगता रहेगा।
तो देखो पहले क्या दिखा हमें कि बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल हो रहा था और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट कांस्टेंट हो गया। यही बात ग्राफ में फॉल हो रहा है और फिर कांस्टेंट हो गया। समझ आई बात मेरी, सिंपल सी की नहीं, आगे होगी बढ़िया से। तो दिस इज द केस, इस वजह से ये कभी जीरो नहीं होता देखो, क्योंकि आप कोई ना कोई यूनिट्स तो बना ही रहे होगे, टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ लगी रही होगी, इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कोई ना कोई होगी, जीरो नहीं होता। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता, इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से मिल नहीं पाता कभी भी। मिल गया तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि ये जीरो नहीं होता। समझ आ गई, सिंपल सी बात। ठीक है जी, अब एक और चीज छोटी सी इनके बीच में देखेंगे दोबारा से। दिस इज माई एवरेज कॉस्ट अगेन, सॉरी दिस इज माई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगेन। दोनों के मिड पॉइंट से कौन जाएगा भैया? मार्जिनल कॉस्ट। दोनों के मिड पॉइंट से कौन गया? मार्जिनल कॉस्ट। अब यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, पता क्या बनता है कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज डैश देन एसी। तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है तो वो एवरेज कॉस्ट से क्या है? कम है। नीचे है तो लेस होगा ना, लेस देन आएगा आंसर। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एसी, क्या बोला मैंने? व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एसी, एसी इज क्या है? एसी मिनिमम है, एसी अपने मिनिमम पर है। व्हेन एमसी इज राइजिंग, एसी इज आल्सो राइजिंग दिख रहा है, लेकिन एमसी इज मोर देन एसी, ऊपर जा रहा है ना, इससे ज्यादा तेजी से जा रहा है ऊपर। लेकिन जब ये आफ्टर द मिनिमम पॉइंट, बिफोर द मिनिमम पॉइंट तो क्या ये लेस है, लेकिन आफ्टर द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, एमसी एसी से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और ये सारी बातें जो मैंने बोली है ये एबीसी पे भी अप्लाई हो रही है, समझ गए ना, बस उससे पहले आ रहा है एबीसी। ये सारे कर्व समझ आ गए बेटा बढ़िया से। इनके जो ये ग्राफ्स में आपको दिख रहा है ना, जो हो रहा है कि भाई ये फॉल हो रहा है तो ये भी फॉल हो रहा है, स्टार्टिंग में ये कम है ज्यादा है, फिर मिनिमम पॉइंट के बाद एमसी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है या एबीसी से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, यही सब बातें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन बना देते हैं इन्हीं के बेसिस पर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना अभी कि व्हेन एसी इज फॉलिंग, एमसी इज डैश देन एसी। तो जब एसी फॉल हो रहा है तो एमसी एसी से कम है। फिर बोलेंगे जब एसी राइज कर रहा है तो एमसी इज डैश देन एसी, एमसी इज मोर देन एसी या ग्रेटर देन एसी। या जब ये इसके इक्वल है तो एसी क्या है? जीरो, सॉरी मिनिमम पे अपनी। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा ग्राफ से, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया, अभी ये वाले ग्राफ्स हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है ना। अच्छा, एवरेज वेरिएबल बता दिया मैंने, ऐसे निकलता है, यू शेप होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, दिस ये सारी बातें हमने ग्राफ पे डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट पढ़ते हैं एक बारी, मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ दिखाया ना मैंने आपको भी, एक बार देखते हैं कुछ काम का नजर आता है तो। एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट? मार्जिनल वर्ड कहीं पे भी दिखेगा ना आपको इकोनॉमिक्स में तो उसके साथ एडिशनल वर्ड याद कर लो, सिंपल, कि एडिशनल कुछ हो रहा है और उसकी वजह से एडिशनल कुछ लग रहा है, सिंपल। मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही है खर्चा, यानी आप एडिशनल यूनिट बना रहे हो और उस एडिशनल यूनिट को बनाने की जो एडिशनल कॉस्ट लग रही है उसकी बात हो रही है ना। जैसे मान लो 10 यूनिट्स बनाने तक की जो टोटल कॉस्ट थी वो 50 थी, आपने 11वां यूनिट बनाया तो 11वां यूनिट बनाने की जो कॉस्ट लगी वो लगी 10, तो ये 60 होगी। क्या समझ आया कि 10 यूनिट तक कोई कॉस्ट थी जो भी थी, इसको हम इसी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। मेन बात कि 11वां यूनिट बनाने पर बेटा, क्या बोला, 11वां यूनिट बनाने पर 10 की कॉस्ट लगी, तो टोटल कितनी लगी? 60, है ना। तो मार्जिनल मींस एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट, सिंपल है। अच्छा, इसका फॉर्मूला वही है जो हम एमयू में पढ़ के आए हैं, पीछे एमपी में पढ़ के आए, सेम जो पढ़ते हैं अभी तक। क्या बेटा कि आपको किसी भी लेवल की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, अगर किसी भी लेवल की मेरे बच्चों मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो उसी लेवल का टीसी लेंगे और उसमें से उसके पहले वाला टीसी माइनस कर देंगे, है ना। देखो ना यहाँ पर, अगर मेरे को 11वें यूनिट का एमसी निकालना होता, मान लो ये ना दिया होता तो कैसे करते? 60 लेते, उसमें से 50 माइनस कर देते, आ जाता 10, आ जाता ना 10। तो एमसी किसी भी नंबर ऑफ यूनिट का अगर आपको निकालना है तो उसी नंबर ऑफ यूनिट का टीसी लो और पहले वाला टीसी इसमें से उड़ा दो। समझ गए मेरी बात? दिस इज द फॉर्मूला जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वैसे भी, तो ये रहा बेटा। और उसके अलावा एक और फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टीसी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट, इससे भी निकल जाएगा। देखो ना कितने का चेंज है? 10 का, यूनिट में 1 का चेंज है, 10/1 इज 10, इससे भी निकल जाएगा, सिंपल। यू शेप होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स, पहले यू शेप ही होता है, भी ऐसे करके बढ़ता है एमसीबी, तो पहले गिरता है फिर तेजी से बढ़ जाता है, सिंपल। कॉस्ट बिहेवियर्स, अब देखो सारे कर्व्स एक साथ माइंड में चलाने बेटा, जो मैंने कर्व्स डिस्कस करे अभी तक सारे कर्व्स एक साथ माइंड में रिकॉल कर लो। अगर दिक्कत लग रही है तो वीडियो को पॉज करो, पीछे लेके जाओ, या फिर वीडियो को, या जो आप अगर नोट्स बना रहे हो साथ में तो उसको देखो, क्योंकि मैं आप कुछ बिहेवियर यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आपको रिकॉल होने चाहिए ग्राफ्स के साथ साथ। देखो टीएफसी क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बताया था अभी। टीवीसी क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इनिशिएट इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ये लो दिखा दू शक्ल याद की, ये था इस बार टीवीसी। ये ऐसा सांप जैसा क्यों है?
जरूरी नहीं है ना डायरेक्ट रिलेशन हो कि जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उतनी बढ़ रही हो, रेशियो भी तो ऊपर नीचे हो सकता है कि आपने वेरिएबल कॉस्ट इतनी लगाई हो प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ी हो, या आपने वेरिएबल कॉस्ट इतनी लगाई हो प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई हो, तो ऊपर नीचे भी हो सकता है रेशियो। अगर आप सीधी लाइन बना दोगे तो डायरेक्ट रिलेशन दिखेगा बिल्कुल कि सेम रेशियो हो रहा है, पर सेम तो जरूरी नहीं है ना, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा सांप जैसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा, पहले ऐसे बढ़ेगा फिर ऐसे गिरेगा फिर ऐसे बढ़ेगा। टीसी क्या है, पैरेलल टू टीवीसी शिफ्टेड अपवर्ड बाय टीसी। भाई ये याद है, भी हमने बताया था ऐसे करके, ये पैरेलल क्यों बन रहा था इसके, याद है ना, पैरेलल क्यों बनता है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है जो कि कॉमन है, दैट इज टीएफसी। टीएफसी स्टेबल है हमेशा, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस ही तो है टीएफसी, और वो हमेशा सेम रहेगा, तो इसलिए एक दूसरे के पैरेलल बनते हैं, है ना। मस्त कर रहा है वैसे, है ना, ऐसे ऐसे। एएफसी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नेवर टचेस एक्स एक्सिस, याद है बेटा, ये लो दिखा देता हूं फिर से, ये रहा डाउनवर्ड स्लोपिंग है पर एक्सिस पे टच नहीं करता कभी भी, कांस्टेंट हो जाएगा, टच नहीं करेगा कसम खा के। एवीसी क्या है, यू शेप्ड, बताया था। एटीसी बोलो या एसी बोलो एक ही बात है, एटीसी बोलो या एसी बोलो एक ही बात है, पहले बता दिया है। यू शेप लाइज अबव एवीसी। एमसी क्या है, यू शेप कट्स एवीसी एंड एटीसी एट देयर मिनिमम पॉइंट, ये भी बता दिया। यू शेप है एवीसी को और एसी कोण के मिनिमम पे कट करता है, ये लो देख लो, मिनिमम पे कट कर रहा है ना दोनों के। इसको मैंने आपको बोला एसी बोलो या एटीसी बोलो एक ही बात है, ठीक है। लो जो ग्राफ बनाया था उसी ग्राफ को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, रिलेशनशिप भी देख लो एक बारी और क्लियर हो जाएगा बेटा। ये मेरा एसी है, किस किसका पढ़ रहे हैं, एसी और एमसी का ना, तो खाली ये दोनों बना दो, दिस इज माय एमसी। एसी बोलो एटीसी बोलो एक ही बात है, पढ़ेंगे और ग्राफ से रिलेट करेंगे। व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लेस देन एसी, व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लेस देन एसी, सिंपल। जब एसी राइज करता है तो एमसी इज ग्रेटर देन एसी, ठीक है जी। जब एसी मिनिमम पे होता है तो दोनों बराबर होते हैं, हो गया काम खत्म। ये रिलेशनशिप है, ये इसका मतलब है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। सेमी वेरिएबल देखो बताया था मैंने, आ गया। पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ यूनिट तक फिक्स, फिर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। स्टेयर स्टेप फिक्स्ड ओवर अ रेंज, जम एट अ सर्टेन आउटपुट लेवल, सुपरविजन सैलरी व्हेन न्यू शिफ्ट स्टार्ट। एग्जांपल दिया हुआ है कि सुपरवाइजर की सैलरी या न्यू शिफ्ट जब स्टार्ट होती है तो अचानक से बढ़ेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर बढ़ेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर बढ़ेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। इस तरह की कॉस्ट को बोलते हैं बेटे स्टेयर स्टेप कॉस्ट, ठीक है। बात समझ आई। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व बेटे, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसके चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इसको ध्यान से समझेंगे फोकस करके, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आएंगी इसमें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगी, तो इसलिए ध्यान से फोकस करके समझेंगे, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो हमने जो भी पढ़ा इससे पहले वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व था, क्या था बेटा, शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व था, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, देखो लॉन्ग रन है ना इसलिए बड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखो समझते हैं। एक एवरेज कॉस्ट कर्व को मैं मान रहा हूं कि वो एक प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बिजनेस के एक प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। क्या बोला बेटा, कि एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब समझते हैं, देखो हमने पढ़ा ना ये यू शेप होता है, SAC1 बोले तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1, पहला शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। पहला क्यों है, दूसरा भी आएगा, भी क्यों आएगा बताता हूं। ये मैंने कहा कि एक प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, मींस जब आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो एक प्लांट से स्टार्टिंग में कॉस्ट कम लग रही होती है, गिर रही होती है, फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो आप समझेंगे जब ये कॉस्ट अपने मिनिमम पर पहुंचती है तो बिजनेस ने अपना दिमाग लगाया, बिजनेस ने जो एंटरप्रेन्योर था उसने अपना दिमाग लगाया, उसने कहा कि क्यों ना मैं एक और प्लांट डाल दूं, उसकी भी तो स्टार्टिंग में कॉस्ट गिरेगी, तो जो इसकी बढ़ती हुई कॉस्ट होगी और जो उसकी गिरती हुई कॉस्ट होगी वो आपस में कॉम्पनसेट हो जाएगी। सिंपल, अगर हम इसको अंडरस्टैंडिंग लें कि दो बिजनेस आपके, एक बिजनेस में लॉस हो रहा है एक में प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ठीक लगेगा, एक में लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, एक में प्रॉफिट हो रहा है कॉम्पनसेट हो रहा है, दिस इज द थिंग, है ना। तो यहां पर प्रोड्यूसर ने क्या करा, एक और प्लांट डाल दिया, दिस इज SAC2, इसका भी कहीं ना कहीं मिनिमम आया फिर मैक्सिमम, तो उसने थर्ड प्लांट डाल दिया इससे बचने के लिए, ठीक है, SAC3, फिर इसने फोर्थ प्लांट डाल दिया SAC4, ये सिलसिला चलता रहा बेटा, ये सिलसिला क्या हुआ, चलता रहा। लेकिन जब उसने अपने बिजनेस को ओवरऑल सर्टेन बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद जज करा, देखा, तो उसने देखा कि ओवरऑल जो उसका कॉस्ट कर्व है वो भी यू शेप ही है, तो ज्यादा चतुराई उसके काम नहीं आई, थोड़ी सी तो आई पर ज्यादा नहीं आई, बताऊंगा कैसे आई। तो ये जो ये बड़ा सा एवरेज कॉस्ट कर्व बन रहा है यही उसका क्या है बेटे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। सबको टेंजेंट होता हुआ जो जा रहा है कर्व, ये मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। अब ध्यान से, जब हम ये स्टार्टिंग वाले कर्व्स की बात कर रहे हैं तो इनके फॉलिंग पार्ट पे टेंजेंट है, मेरा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बनी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी।
फॉलिंग पार्ट जो इनके जब ये गिर रहा है तो फॉलिंग पार्ट ऑफ द एसएसी कर्व्स को टेंजेंट है, आफ्टर अ मिनिमम पॉइंट इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को टेंजेंट है। क्या बोला मैंने? जब स्टार्टिंग में ये गिर रहा है तो फॉलिंग पार्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को टेंजेंट करता हुआ आ रहा है, और आफ्टर रीचिंग एट अ मिनिमम पॉइंट जो बाद वाले एसएसी कर्व्स है उनके इंक्रीजिंग पॉइंट को टेंजेंट करता हुआ जा रहा है। समझ गए मेरी बात को, है ना? तो इसका जो ओवरऑल मिनिमम पॉइंट है यहां से हमने अपना आउटपुट लेवल कर दिया मार्क, इधर से हमने अपना आउटपुट लेवल मार्क कर दिया कि भैया दिस इज माय ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम लेवल क्यों है? क्योंकि यहां पर ओवरऑल जो बिजनेस है प्रोड्यूसर का, वहां पर सबसे कम कॉस्ट उसकी यहां लग रही है, बस उसने ये गेन करा कि ओवरऑल सबसे कम कॉस्ट यहां लग रही है। तो दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। याद क्या क्या रखना है कि इट इज अ समेशन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स ओवर अ पीरियड, और एनवेलप कर्व भी बोलते हैं इसको, प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, नाम है इसके दूसरे। क्या क्या बोला बेटा? इसके दूसरे नाम मैंने क्या क्या बताया मेरे बच्चों? एनवेलप कर्व बोला, और क्या बोला मैंने? एनवेलप कर्व के अलावा प्लानिंग कर्व, है ना? ये इसके नाम है दूसरे। एनवेलप कर्व कैसे? एनवेलप के जैसी शेप है ना, एनवेलप कुछ ऐसे नहीं होता है ना, ऐसा तो होता है ना एनवेलप, तो एनवेलप जैसी शेप है ये वाली, इसलिए। ठीक है, एनवेलप कर्व, प्लानिंग कर्व, दैट इज व्हाई। तो ये है हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब इसके अंदर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, ये तो ट्रेडिशनल था, ये भी समझ लो, ट्रेडिशनल एलएसी कर्व था यू शेप। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का कहना यह था कि शुरुआत में जब भी कोई बिजनेस होगा तो पहले उसकी कॉस्ट बहुत तेजी से गिरेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, बोले तो एल शेप। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स का यह कहना था कि जो एलएसी कर्व होगा यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होगा वो एल शेप होगा, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। ट्रेडिशनल वालों का यही वाला था, यू शेप। ठीक है जी, बातें समझ आ गई? अब देखते हैं, एक बार दिखाओ पढ़ते हैं। देखो जी, लॉन्ग रन क्या है? ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, कोई नो फिक्स कॉस्ट। लॉन्ग रन का मतलब प्लानिंग होराइजन, फर्म चूजेस द ऑप्टिमम प्लांट साइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट फॉर एक्सपेक्टेड आउटपुट। जो मैंने भी बताया कि एक के नुकसान से बचने के लिए दूसरा प्लांट डाल दिया, मतलब फर्म क्या करती है? ऑप्टिमल प्लांट साइज चूज करती है तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है? द लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट कर्व फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। जब सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं तो जो लीस्ट कॉस्ट अचीव करा जा सकता है। समझ गए? डेरिवेशन देखेंगे क्या? एनवेलप कर्व है, इट रैप्स अराउंड दैट इज टेंजेंट टू ऑल द पॉसिबल शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व। बात कर चुके हैं हम डायग्राम में कि जितने भी पॉसिबल शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व्स है उनको टेंजेंट करने वाला कर्व जो है दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ईच एसएसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट प्लांट साइज। हर एक शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व डिफरेंट प्लांट साइज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। फर्म चूजेस द एसएसी कर्व दैट गिव्स द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द डिजायर्ड लेवल। देखो जो हमने बात करी ना, मतलब मान लेते हैं ये वाला, मेरे वाले केस में ये आ रहा है, तो जो भी कॉस्ट कर्व सबसे मिनिमम पे, ओवरऑल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पे जो आ रहा है दैट इज ऑप्टिमम प्लांट साइज। की ये वाला प्लांट मेरे लिए सबसे ज्यादा ऑप्टिमल है, जो बिल्कुल मिनिमम पे आ रहा है। ठीक है ना, इसकी बात हो रही है। तो ये बात समझ आ गई? चलो ये अब यहाँ पे देख लो, ये मैंने वही वाला एग्जांपल है मेरे वाले कि हमने बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिला है इस तरीके से। तो देखो पहले फॉलिंग पार्ट पे टेंजेंट है और आफ्टर दिस पॉइंट इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को टेंजेंट होता हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ी अच्छी सी ड्राइंग आ गई, मेरी तो इतनी अच्छी है नहीं बेटा, ये थोड़ी बनी बनाई ड्राइंग आ गई, इसको देख लो। ठीक है कि नहीं? तो दिस इज माय लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ऑप्टिमल प्लांट कौन सा इनके हिसाब से? SAC4, क्योंकि यहां पर सबसे कम कॉस्ट है ओवरऑल बिजनेस की, लंबे समय में लॉन्ग रन में सबसे कम कॉस्ट लग रही है SAC4 पे, इसलिए सिंपल है। देख लो जी, ट्रेडिशनल हमारा यू शेप जो हमने बात करी, देखो इनिशियली डिक्लाइंस ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। शुरुआत में सब अच्छा अच्छा होता है, बढ़िया बढ़िया होता है, तो शुरुआत में कॉस्ट गिर रही होती है इसलिए इनिशियली फॉल होता है, फिर आफ्टर रीचिंग एट मिनिमम बढ़ना शुरू हो जाता है। इवेंचुअली राइजेस ड्यू टू डिसइकोनॉमीज हो जाती है, बाद में लॉन्ग रन में मैनेजमेंट इश्यूज आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसलिए कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। मॉडर्न जो है वो एल शेप्ड है, कॉस्ट फॉल रैपिडली एट फर्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अभी हमने बात करी। देखो मॉडर्न एल शेप, मॉडर्न कर्व, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कहना था कि एल शेप होना चाहिए। कह रहा शुरुआत में तो बहुत तेजी से गिरना चाहिए क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है बिजनेस के बाद, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो स्टार्टिंग में तो गिरना चाहिए तेजी से। देन फ्लैटन आउट ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कह रहा है शुरुआत में तो गिरे और फिर कांस्टेंट हो जाए, रिटर्न्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होने की वजह से। कि हम तो ये मानते हैं कि लॉन्ग रन में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है बिजनेस का ज्यादा लंबे समय तक। डज नॉट राइज इन द लॉन्ग रन, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कहना है कि नहीं बढ़ेगा भाई, बाद में ऐसे होगा और ऐसे होगा बस, और ऐसे ही चलता रहेगा। और मैनी मॉडर्न फॉर्म्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूड इकोनॉमिक्स, वो ये कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूड रहती है इकोनॉमिक्स, तो बढ़ता नहीं है, गिरता है तेजी से और कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज टेंजेंट टू द एसएसी कर्व, ध्यान से, बट नॉट एट देयर मिनिमम पॉइंट्स, मिनिमम पे नहीं होता, एक्सेप्ट एट द ऑप्टिमम लेवल। सिर्फ जो ऑप्टिमम लेवल वाला है उसके मिनिमम पे होगा, ये देख लो, सिर्फ ऑप्टिमम वाले के मिनिमम पे, बाकियों के मिनिमम पे नहीं है। मैंने आपको भी बताई बात, इधर से ये फॉलिंग पार्ट वालों पे टेंजेंट है
और इधर वाले एसएसी के इंक्रीजिंग पार्ट्स वालों पे टेंजेंट है, ठीक है ना। When LHC is falling, ये देखो आ गया टेंजेंट टू द फॉलिंग पार्ट ऑफ एसएसी। जब LHC इज राइजिंग तो टेंजेंट टू दी राइजिंग पार्ट ऑफ एसएसी। समझ गए बेटे, सिंपल सी सरल सी बात है ना। ऑप्टिमम आउटपुट क्या होगा, जब LAC मिनिमम होगा एंड टेंजेंट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग SAC। जो भी कॉरस्पॉन्डिंग SAC होगा यहां पर इसका ओवरऑल मिनिमम लेवल माना जाएगा और प्रोड्यूसर के लिए बेस्ट ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट माना जाएगा। सिंपल, खत्म, ये भी खत्म। तो बेटे चैप्टर नंबर 3 का यूनिट नंबर 2 भी कर दिया क्लोज। जानदार, शानदार और जबरदस्त। कमेंट करके जरूर बता देना बेटा मजा आया कि नहीं आया। नहीं आया तो वो भी बता देना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दिल खोल के कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए भाई, भर दो, दिल खोल के भरा करो। वीडियो देख के चुपचाप मत जाया करो भाई, भर के जाया करो, ठीक है कि नहीं। चलो मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।